हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए रीट मेंस के लिए पेपर 6। पहला प्रश्न, गदर पार्टी के नेता कौन थे? इनमें से कौन है जो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या वीडी सावरकर? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी लाला हरदयाल है वो गदर पार्टी के नेता थे। गदर पार्टी उत्तरी अमेरिका के जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनमें एक लाला हरदयाल काफी प्रमुख थे। उन्होंने भारतीय भाषाओं में समाचार निकाले और गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, तो इसका संबंध किनका संबंध है? गदर पार्टी से लाला हरदयाल का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित ये कथन है, इनमें से हमें असत्य कथन है वो बताना है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, या आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक सदस्य थे। 1913 में इन्होंने स्वराज हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया, या इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो हमारा क्या आंसर क्या होगा? जो ऑप्शन डी है, यानी ये सारे ही कथन सत्य है। मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं ये कथन को। तो सबसे पहला कथन क्या है? सबसे पहला कथन है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और इसके संस्थापक सदस्य कौन से थे? तो देखो, एक तो आगा खान, वो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। एक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह है ना, ये मुस्लिम लीग का संस्थापक सदस्य था। और 1913 में मुस्लिम लीग ने स्वराज हासिल करने का लक्ष्य घोषित कर दिया था। इस प्रकार ये सारे ही कथन सत्य है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? यानी कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें प्रमुख निर्णय क्या था? यानी ऐसा क्या निर्णय लिया जिसने भारतीय क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, या फिर हमारी जो पटकथा है वो थोड़ी अलग लिखी गई। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, या कांग्रेस का अध्यक्ष मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी क्या है? ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है? यानी मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें देखो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। समझौता किसने करवाया था? तो एक तो देखो बाल गंगाधर तिलक साहब थे, ठीक है, और दूसरी एनी बेसेंट मैडम थी। इन लोगों के सहयोग से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था, और कांग्रेस ने माना कि जो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग है ना उसे स्वीकार कर लिया था। तो वो कौन से अधिवेशन में हुआ था? 1916 के अधिवेशन में। और 1916 का अधिवेशन हुआ कहाँ? तो ये देखो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1939 में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित नेहरू या महात्मा गांधी? हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस की। तो 1939 में इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अपने जवाहरलाल नेहरू साहब को या पंडित नेहरू को ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया 1939 में। देखिए 1927 में, 1927 में जो विभिन्न देशी रियासतें थी, इन सभी के जो संगठन थे, कार्य कर रहे थे, इन सारे संगठन को मिला के ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस का गठन हुआ था। यानी इस संस्था का गठन कब हुआ था? 1927 में गठन हुआ। ठीक है, इस संस्था का अध्यक्ष 1939 में किसे बनाया, ये प्रश्न हमारे सामने। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को बनाया गया। और सुभाष चंद्र बोस साहब की अध्यक्षता में 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था, ठीक है, इसमें ये कहा गया कि आजाद होने का जो हक है वो तो ब्रिटिश प्रांतों को तो है ही, देशी रियासतों को भी है। तो उन्होंने ये कहा कि स्वराज का लक्ष्य है ना सब लोगों के लिए, चाहे वो ब्रिटिश प्रांत हो चाहे देशी रियासतें हो। तो ये कौन से अधिवेशन में निर्णय लिया गया? तो ये 1938 के अधिवेशन में लिया गया। और उस समय उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस साहब 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस का अध्यक्ष 1939 में किसे चुनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव कौन से वर्ष पारित किया गया? यानी मुस्लिम लीग ने किस साल ये प्रस्ताव पास किया था अपने मीटिंग में कि भाई पाकिस्तान नाम से एक अलग देश होगा? 1935, 1938, 1940 या 1942? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1940 में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पास किया था अपनी मीटिंग में, और 1947 में उन्होंने अलग राष्ट्र बना दिया 7 साल के अंदर। तो मतलब जो जिन्ना था ना, इसका सबसे बड़ा योगदान था पाकिस्तान को बनाने में। तो 7 साल के अंदर जिन्ना ने मतलब अलग पाकिस्तान खड़ा कर दिया गया।
और मार्च 1940 में कहां पे ये अधिवेशन हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। और ये मांग रखी उन्होंने कि भाई स्वाधीनता तो प्रदान करें और पाकिस्तान को अलग से राज्य भी बनाए। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। हमें 1935 के अधिनियम के विचार करना है। यह एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात करता है। ब्रिटिश भारत के 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति की गई। या इनमें से कौन से कथन आइडेंटिफाई करने, कौन से सत्य है? तो इसमें जो कथन एक है ना वही सत्य है, क्योंकि 1935 में क्या बात करी गई थी? 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम में बात करी गई थी कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, है ना। तो जितने भी ब्रिटिश प्रांत है उसके तहत आएंगे और बाकी विभिन्न देशी रियासतें जो इसके अंतर्गत आना चाहती है वो भी इसके अंतर्गत आएगी। हालांकि संघ बनाने का प्रस्ताव तो इसमें रखा गया, लेकिन संघ बनाया नहीं जा सका अंतिम तौर पे। तो ये कथन तो सत्य है कि प्रस्ताव रखा गया था, तो ये सत्य हो गया। पहला तो हमारा कथन सत्य हो गया। क्या दूसरा सत्य है? ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्राप्त था। अरे 50% तो छोड़ो, 10% के आसपास मताधिकार प्राप्त था, है ना। तो दूसरा कथन भी लगभग गलत है, ठीक है। और तीसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को इसमें समाप्त कर दिया गया। नहीं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को तो और ज्यादा बढ़ाया गया। पहले तो हिंदू मुस्लिम दोनों को अलग किया गया, उसके बाद में और कम्युनिटीज को इसमें शामिल किया गया और बाद में दलितों को भी इसमें शामिल किया गया। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त नहीं किया गया, जबकि इसे एक्सपेंड किया गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो तीसरा कथन है ये भी गलत हो जाता है, दूसरा कथन भी गलत है। तो सत्य कौन सा है? केवल एक। और केवल एक किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सत्य है। इस प्रकार आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो थोड़े टिपिकल आ रहे हैं। आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी देखा कि जो पॉलिटी के प्रश्न थे वो सर के ऊपर से जा रहे थे। कारण ऐसा है कि 2-3 कथनों को मिला के इस प्रकार कॉम्प्लेक्स बनाया गया प्रश्नों को कि विद्यार्थी अचानक अगर उनको देखे तो घबरा जाएगा। वैसे उसमें इतनी बड़ी बातें नहीं थी, लेकिन हमने प्रैक्टिस कम कर रखी थी, इस कारण हमारे सामने थोड़ी समस्या आई थी। लेकिन रीट एग्जाम में हम ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या से निजात परीक्षा हॉल में जाने से पहले पालेंगे। वहां आराम से अपना पेपर करेंगे और सारी मेहनत एग्जाम की डेट से पहले कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो हमें पता है फरवरी 1937 में जो चुनाव हुए थे तो कांग्रेस कितने प्रांतों में सरकार बनाई? 5 में, 11 में, 7 में या 9 में? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कांग्रेस ने 11 में से 9 प्रांतों में सरकार बना ली थी। कितने में? 9 प्रांतों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों ने किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है? मतलब मुगल बादशाहों की भाषा आत्मकथा सबकी लगभग सबकी है, लेकिन कौन से वो मुगल बादशाह है जिनकी फारसी भाषा में, फारसी लैंग्वेज में आत्मकथा लिखी गई है? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या बाबर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, यानी जहांगीर है ना, इसने अपनी आत्मकथा किस में लिखी है? इसने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। क्या नाम है? तुजुके जहांगीरी। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ये देखो फारसी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, जहांगीर की जो आत्मकथा है वो फारसी भाषा में लिखी गई है और ये आत्मकथा उसने स्वयं ने लिखी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया? 1605, 1620, 1611 या 1624? तो आप कहोगे कि हमारी तो प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें नूरजहां से विवाह कहां से आ गया? मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अपने सिलेबस में है, बिल्कुल है, लेकिन मुगलों का वो तो है ही नहीं ना कि कालक्रम क्या है, इस प्रकार का सिलेबस में रिलेट नहीं है। लेकिन ये प्रश्न कहीं ना कहीं रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें नूरजहां आई है और नूरजहां प्रशासन में स्पेशल रुचि रखती थी, है ना। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते थे प्रशासन से संबंधित उसमें नूरजहां भाग लेती थी, है ना। और अंत में तो इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी नूरजहां कि वहां पे उसका सिक्का चलता था। हम कहते हैं ना ये तो इसका सिक्का चलता है यहाँ पे। तो नूरजहां का जहांगीर के काल में सिक्का चलने लगा था। तो नूरजहां से जहांगीर ने विवाह किस साल में किया? तो ये 1600, ऑप्शन बी, यानी 1611 में किया। तो हमारे देखो ऑप्शन भी थोड़े ऐसे आपको ट्रिकी मिलेंगे इस बार। हमारे सामने देखो ए, सी, बी और डी लिखे हैं। हम जल्दबाजी में इस प्रकार मार्क कर देते थे गोला, बी ये होगा, लेकिन कई बार ऐसे बी होता नहीं है। तो एग्जाम में इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। तो ऑप्शन को थोड़ा ट्रिकी बनाएंगे हम, ताकि एग्जाम में इस प्रकार की समस्या से हम निजात पा सके। तो हमारा आंसर क्या होगा? जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कब किया था? तो ऑप्शन बी, यानी 1611 में किया था। कब किया था? 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
निम्न में कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आया था? यानी कौन यूरोपीय यात्री था जो जहांगीर के दरबार में आया था? टॉमस रो, पीटर मुंडी, लॉर्ड एस्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो हम सबको पता है कि जहांगीर के दरबार में टॉमस रो आया था। कौन आया था? जो टॉमस रो है वो जहांगीर के दरबार में आया था और वो 3 साल तक आगरा में रहा था जहांगीर के साथ में, और उस संबंध में उसने बहुत सारी बातें जहांगीर के बारे में लिखी है। किसने? सर टॉमस रो ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया? दिल्ली की जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं तो ये शाहजहां ने करवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण। जो शाहजहां है उसने और भी कई रचनाएं करी, जैसे ताजमहल उसने बनवाया। ताजमहल कहाँ पे? आगरा में है। लाल किला, जो आगरे का लाल किला है वो भी शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। और ताजमहल आपको पता है मुमताज की याद में बनवाया था, और शाहजहां ने एक सिंहासन भी बनवाया था। उस सिंहासन का नाम क्या है? तख्ते ताउस। क्या नाम है? तख्ते ताउस सिंहासन किसने बनवाया? किस मुगल बादशाह ने बनवाया? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? जो शाहजहां है उसने तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी हमें जैन धर्म के संदर्भ में कथन दे रखे हैं, उनमें से असत्य कथन देखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यानी हम देखेंगे जो पहला कथन है वह सत्य है। क्या कह रहा है? 5वीं सदी में कर्नाटक में जैन मठ बसदी कहलाते थे। यानी 5वीं सदी के अंदर कर्नाटक के अंदर जो जैन मठ बनाए गए ना, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बसदी कहते हैं। तो हमारे एग्जाम में प्रश्न आ सकता है अगर सीधे सीधे पूछे कि बसदी क्या है, तो बसदी एक प्रकार के जैन मठ है जिनका निर्माण कहाँ किया गया है? उनका निर्माण कर्नाटक में किया गया है, ठीक है। जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल करते हैं। तो ये कथन गलत हो जाता है। देवताओं के अस्तित्व को तो जैन धर्म स्वीकार करता है, लेकिन एक स्पेशल बात बताता हूं, जैन धर्म देवताओं को जिन से नीचे रखता है। यानी वो मानते हैं कि देवता तो होते हैं लेकिन देवता से ऊपर जिन होते हैं, जिन के नीचे होते हैं देवता, यानी उनकी रैंकिंग डिसाइड करी है जैन धर्म में, ठीक है। तो हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि कथन क्या कह रहा है कि जैन धर्म का देवताओं का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करता। लेकिन ऐसा तो गलत है, क्योंकि देवताओं को स्वीकार करते हैं लेकिन वो सिर्फ जिन से नीचे रखते हैं उनको। और तीसरा कथन क्या है? जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कृषि में भी है ना विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। हमने देखा होगा ना, बहुत सारे जैन मुनि अपने मुंह पे पट्टी लगाए रखते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो महापुरुष मतलब किसी प्रकार के जीव हत्या से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करते हैं, और क्योंकि गलती से हो सकता है कि किसी प्रकार का जीव जंतु उनके मुंह में चला जाए, तो उससे दूरी बनाने के लिए उस प्रकार की पट्टी को धारण करते हैं। और अगला कथन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के लास्ट सालों में, जब यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब अंतिम पड़ाव पे था, तो उसने जैन धर्म को अपना लिया था। बिल्कुल अपना लिया था, और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था, यह भी सही है। और बाद में उन्होंने कौन सी पद्धति से अपना शरीर त्याग किया था? तो उन्होंने जैन परंपरा में जो संथारा पद्धति है ना, उसी के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। यानी हमारे सामने महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण कथन दे रखे हैं, हमें देखना है कि कौन से कथन सत्य हैं कौन से असत्य हैं। तो पहला कथन है उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। दूसरा कथन है उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते हैं। और तीसरा कथन है उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा 1 और 3, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी दूसरा कथन है वो गलत है। गलत कैसे है इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखो पहला कथन देखते हैं, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो बिल्कुल सही है। जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और फिर तीसरा कथन क्या है? तो इस प्रकार ये कथन तो सत्य हो गया। तीसरा कथन क्या है? उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया, तो सही है। तो अष्टांगिक मार्ग की जो अवधारणा है वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये कथन भी सही है। लेकिन दूसरा कथन क्या कह रहा है? उन्होंने उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के संबंध में होते थे। नहीं, वो आत्मा परमात्मा के झंझट में पड़े ही नहीं, वो उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को देखा। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? आम लोग मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको क्या समस्या है, उनकी क्या सांसारिक समस्या है, उन पे ध्यान लगाया। उन्हें आत्मा परमात्मा की बातें तो उस समय बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन बुद्ध ने कहा इनसे दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि लोगों की वास्तविक समस्याएं क्या है
उनको उन्होंने ध्यान से देखा और उनको सुलझाने से संबंध में उन्होंने ध्यान दिया, न कि आत्मा और परमात्मा के संबंध में चर्चाओं में उन्होंने भाग लिया था। तो इस प्रकार हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है कि उन्होंने आत्मा परमात्मा के विषय में उन्होंने ज्ञान दिया था, तो ये तो गलत है। तो इस प्रकार हमारे सत्य कथन कौन से हो गए? पहले और तीसरे हो गए। और पहला और तीसरा किस में दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 1 और 3 कथन है ना, वो सत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, और दूसरा कथन है वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, या दोनों ही सत्य है, या दोनों ही सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सत्य है। क्या कह रहे हैं? पहला कथन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को मानने वाला था। बिल्कुल सही बात है, यानी बौद्ध धर्म इतना रिजिड नहीं है। इसको आप किसी भी, जैसे गृहस्थ जीवन में रह के भी आप बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हो। इसमें जो रूल नियम है वो इतने कठोर नहीं है ना। तो ये मध्यम मार्ग को मानते हैं, यानी आपको न ज़्यादा विलास करना है और न ज़्यादा मतलब इतनी साधना करनी है। आपको विलास और साधना का जो बीच का मार्ग है वो अपनाना है, यानी बीच के मार्ग को क्या कहेंगे? मध्यम मार्ग कहेंगे। यानी न ज़्यादा अति सुख भोग करना है, न ज़्यादा शारीरिक व्याधि प्राप्त करनी है। तो इसका मतलब हमें बीच के मार्ग पे चल के मतलब ईश्वर को प्राप्त करना है। और दूसरा, वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। हाँ, ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, सत्य है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जो बौद्ध धर्म है उसमें ईश्वर को नहीं माना गया है, लेकिन आत्मा को भी नहीं माना गया, लेकिन उसमें पुनर्जन्म को माना गया है। ध्यान देने वाली बात है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है, तो ए और बी दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालिक नहीं थी? यानी कौन कौन सी सभ्यताओं की समकालिक थी, हमें ये देखना है। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता? तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन डी, यानी ग्रीक की सभ्यता के समकालिक नहीं थी। तो तात्पर्य क्या हो गया? इसका तात्पर्य हो गया मिस्र की सभ्यता के समकालिक थी, बिल्कुल थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालिक थी, बिल्कुल थी। और चीन की सभ्यता के समकालिक थी, ये भी सही है। लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालिक नहीं थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालिक सभ्यताएं थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। चालू कीमतों पर अब थोड़े इकोनॉमिक्स के प्रश्न देख लेते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूं मैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपकी लगातार डिमांड थी कि उसकी पेपर जो हमने करवाए हैं उनकी पीडीएफ वहां डाली जाए, तो हमने कल डाल दी है। उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी। और लगातार एक एक पेपर को देते जाए आप, और कोशिश करें कि पहले उसका आंसर ना देके पहले उसके प्रश्न, उसका आंसर अपने मन में सेट करें, बाद में उसका आंसर चेक करें और बाद में डिसाइड करें कि आपका प्रश्न गलत है या सही है। फिर उसको पेपर पे मार्क कर ले कि पहला का आंसर राइट हो गया। इस प्रकार सारे प्रश्न काउंट करें। जैसे कई विद्यार्थी हमारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर करते हैं, बाद में अपने आप को इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि आपका मूल्यांकन के माध्यम से आप डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ कमियां रह गई है और हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। और लगातार सुधार करते हुए जाना, और एक दिन मतलब उस ब्रह्म के समान बन जाना है जहां किसी प्रकार की गलती होने की कोई संभावना ही नहीं रहती है ना। तो फिर क्या होगा? फिर रीट में आप टॉप कर जाओगे। तो प्रश्न को देख लेते हैं। चालू कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है? हम बात कर रहे हैं विनिर्माण की। 15.4, 2.5, 8% या 2.3%। तो भारत की जीडीपी में विनिर्माण का योगदान कितना है? तो देखो विनिर्माण का योगदान है ना वो 15.4% है। देखो उद्योग का योगदान कितना है? उद्योग का योगदान है 28.2%। ठीक है, अब उद्योगों के अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है निर्माण, विनिर्माण और बिजली गैस जलापूर्ति और खनन और उत्खनन। तो विनिर्माण का कितना हो गया? विनिर्माण का हो गया 15.4। उसके बाद में बिजली गैस जलापूर्ति का कितना है? तो 2.5 है ना, यह है बिजली गैस और जलापूर्ति से संबंधित। फिर 8% योगदान किसका है? निर्माण का। और खनन और उत्खनन का योगदान कितना है? तो 2.3%। यानी उद्योग क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र के, एक कृषि, एक सेवा, एक उद्योग। अब उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग क्षेत्र के 4 क्षेत्र माने गए। उद्योग को फिर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? निर्माण, विनिर्माण, बिजली गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं और खनन और उत्खनन। तो उद्योग क्षेत्र में किसका योगदान सर्वाधिक है? तो हमने देखा कि विनिर्माण का कितना है, तो भारतीय जीडीपी का 15.4% योगदान विनिर्माण का है।
उद्योग क्षेत्र में सबसे कम योगदान किसका है, तो ये 2.3, यानी खनन और उत्खनन का सबसे कम है। कितना है, 2.3% है। यानी भारत की जीडीपी में खनन और उत्खनन का योगदान कितना है, 2.3% है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। देश की कितने प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या रोजगार के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर है। यानी हम में से जितने भी अधिकतर जो विद्यार्थी हैं या हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे लोग, वो या उनके पिताजी किससे रिलेटेड कौन सा रोजगार करते हैं, तो ज़्यादातर के सबके किसान हैं, कृषक है ना। तो खेती बाड़ी से मतलब अपना गुजारा करते हैं और बाकी मतलब पूरी जनता का भरण पोषण करते हैं एक तरीके से, तो कह सकते हैं खेती बाड़ी के माध्यम से। तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है, 50%, 54.6, 60 या 62.2%। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 54.6, या कह सकते हैं लगभग 55% से थोड़ा सा कम। क्या कहेंगे, 55% से थोड़ा सा कम लोग ना, 55% ही मान लो एक प्रकार से, यानी 100 में से 55 लोग है ना, वो कृषि पर निर्भर है रोजगार के लिए। ठीक है ना, कितने लोग, 100 में से 55 लोग। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। बादामी क्रांति का संबंध है, बादामी क्रांति का संबंध किससे, आलू उत्पादन से है, केसर उत्पादन से है, जूट उत्पादन से है, मसाला उत्पादन से है। तो जो बादामी क्रांति है उसका संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से है। ठीक है, आलू उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है, तो देखो गोल क्रांति। कौन सी क्रांति, जो गोल क्रांति है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आलू उत्पादन से। ठीक है, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन कहते हैं ना, देखो एक तो सेफ्रॉन अक्सर चर्चाओं में रहता है, सेफ्रॉन कलर है ना, इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, भगवा कलर है ना। तो भगवा काफी कंट्रोवर्सी में भी रहता है कलर, कई मतलब जैसे कई ऐसे महानुभाव है जो इसका अपमान भी करते, जैसे दीपिका जैसे हो गए, कई मतलब कचरा पात्र हो गए कई लोग ऐसे। लेकिन हमें सम्मान करना चाहिए इन चीज़ों का, चाहे धर्म कोई सा भी हो, लेकिन सम्मान तो सबको करना जरूरी है ना। जिस प्रकार से लोग अपमान कर रहे हैं तो उसको मतलब ध्यान रखना चाहिए, गरिमा का भी। और जूट उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो गोल्डन फाइबर क्रांति है, ये जूट उत्पादन से संबंधित है। और बादामी क्रांति का संबंध किससे है, बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। एक बार फिर से देख लेते हैं, आलू उत्पादन का संबंध गोल क्रांति से, केसर उत्पादन का संबंध सेफ्रॉन क्रांति से, जूट उत्पादन का संबंध गोल्डन फाइबर क्रांति से, और बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस वर्ष लगाया गया, 1874, 1907, 1915 या 1920। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1874। यानी भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कौन से वर्ष लगाया गया था, तो 1874 में ही, 1874 में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र लगा दिया गया था। कहाँ लगाया, तो ये लगाया था पश्चिम बंगाल में, एक जगह पड़ती है कुल्टी। क्या नाम है जगह का, कुल्टी। और जो दूसरा संयंत्र लगाया था वो कब लगाया, वो 1907 में लगाया। कब लगाया, 1907 में लगाया। और वो कहाँ लगाया था, जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ है, हम सबको पता है, जो अपना प्यारा झारखंड है वहाँ पे जमशेदपुर नाम की जगह है, जहाँ पे भारत का दूसरा लौह इस्पात संयंत्र लगाया गया था। और पहला लौह इस्पात संयंत्र, ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल, ये कुल्टी में लगाया। और कुल्टी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1869 में जो मेडिकोल्फ साहब है, उन्होंने आसाम में एक जगह तेल की खोज कर ली थी। किसने खोज करी, पहली बात तो याद रखो, मेडिकोल्फ कौन था, कोई अंग्रेज अफसर होगा। कब खोज करी, 1869 में खोज करी थी तेल के कुएं की। कहाँ पे, डिब्रूगढ़ में करी, तिनसुकिया में करी, माकूम में करी, या काजीरंगा में करी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो माकूम नाम की जगह है वहां पे मेडिकोल्फ नाम के एक व्यक्ति है, अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज थे, उन्होंने तेल के कुएं की खोज करी थी। कहाँ पे, आसाम के अंदर। और कब करी थी, 1869 में करी थी, 1869 में करी थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 23 जुलाई 1991, हम सबको पता है 1991 का साल आर्थिक उदारीकरण का दौर। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछ रहे हैं हमसे, नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा, जो नरसिम्हा राव था ना, पीवी नरसिम्हा राव साहब, ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री तो नरसिम्हा राव थे, लेकिन एक व्यक्ति का और मतलब उदारीकरण में योगदान माना जाता है। और वो कौन थे, तो हमारे सरदार जी, हमारे मतलब मनमोहन सिंह साहब है ना, इनका योगदान भी उदारीकरण में प्रमुख था, क्योंकि उस समय ये वित्त मंत्री थे। देखो मनमोहन सिंह साहब है ना, कोई साधारण हस्ती नहीं है, ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। क्योंकि पहले आरबीआई इकोनॉमिस्ट तो थे, आप सबको पता है, आरबीआई के गवर्नर रहे, फिर भारत के वित्त मंत्री रहे, और 2 दफा भारत के प्रधानमंत्री रहे, है ना। तो उदारीकरण में भी इनका योगदान था। यानी भारत एक तरीके से उस समय गरीब राष्ट्रों की श्रेणी में आता था।
आज हम लगातार सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हैं ना, इसमें सबसे बड़ा योगदान किस साल का है? तो ये कह सकते हैं कि 1991 के साल का भारत के मतलब एक दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला साल था वो 1991। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो अपने मनमोहन सिंह साहब थे। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, आरसी मतलब राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला लास्ट राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, आसाम है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो कौन है? तो देखो, तो अपने जो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब का जो आसाम है ना, वो जो वन नेशन वन राशन कार्ड में शामिल होने वाला अंतिम राज्य है। कौन सा राज्य? आसाम। और पहला राज्य कौन सा है? तो देखो आंध्र प्रदेश है। हेमंत बिस्वा शर्मा ये आसाम के वर्तमान में कौन है? सीएम है और बड़े जबरदस्त बंदे हैं। मतलब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर योगी बाबा और जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे व्यक्ति होंगे, क्लियर कट पॉलिसी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है उनके मन में। तो जिस प्रकार से शासन व्यवस्था उनको चलानी एकदम क्लियर है, कोई डाउट है ही नहीं। इस प्रकार के शासन व्यवस्था वाला राज्य होता है ना, तो उस राज्य की प्रगति निश्चित होती है। क्योंकि अगर आप दो रास्तों पे चलोगे तो ऑलवेज दिक्कत होगी। आप एक तरीके से एक बस हमें मतलब ये मान के चलो कि राज्य का ही उत्थान करना, राज्य की प्रगति निश्चित करनी है, तो उस प्रकार के लिए एक आपको एक विजन होना आवश्यक है। तो मुझे हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके अंदर ये विजन दिखाई देता है। ये आने वाले समय में भारत के गृह मंत्री भी बनेंगे, ऐसी संभावना है और उनके गुण भी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित फिक्की प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 1934 में, 1938 में, 1942 या 1946? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्थिक नियोजन से संबंधित जो फिक्की प्रस्ताव है, फिक्की प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अंग्रेजों के समय जो भारत की औद्योगिक नीति, औद्योगिक विकास ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो आर्थिक नियोजन भी औद्योगिक विकास से संबंधित है। और फिक्की प्रस्ताव कब था? 1934, 38, 42 या 46? तो इसका आंसर क्या होगा? 1934 में आया था फिक्की प्रस्ताव। कब आया था? 1934 में, 1934 में फिक्की प्रस्ताव आया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अनवरत योजना कब से कब तक लागू रही? अनवरत योजना यानी दूसरे शब्दों में इसे किस नाम से जानते हैं? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कहते हैं ना अनवरत योजना। ये कब से कब तक लागू रही? 1977 से 80, 1967 से 70, 57 से 60 या 87 से 90? इसका आंसर होगा 1977 से 80, यानी मोरारजी देसाई का शासनकाल। कब? 1977 से 80, जनता पार्टी का शासन 1977 से 80। उस समय पीरियड में, उस अवधि में रोलिंग प्लान का क्रियान्वयन किया गया। और भारत में रोलिंग प्लान का क्रियान्वयन का श्रेय किसे जाता है? तो डीटी लकड़वाला साहब है। क्या नाम है? डीटी लकड़वाला साहब। तो डीटी को तो छोड़ा, लकड़वाला साहब नाम याद रखो। इनका योगदान है रोलिंग प्लान के क्रियान्वयन में भारत में। देखो, रोलिंग प्लान से संबंध किसका व्यक्ति का है वो अलग बात है। किसने मतलब भारत में ये कहा था कि रोलिंग प्लान को इंप्लीमेंट करना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन क्रियान्वयन का संबंध किससे है? मैं सीधा सीधा क्रियान्वयन से बात कर रहा हूं। ये लकड़वाला साहब से संबंधित है। किससे संबंधित है? इससे संबंधित कौन है? तो इसका श्रेय किसे जाता है? लकड़वाला साहब को जाता है। और 1977 से 80 तक किसकी सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी, या दूसरे शब्दों में कहे तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। देश में कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? ये देश में टोटल तिलहन उत्पादन होता है, उसमें राजस्थान का योगदान कितना है? 45.56% है, 46.28% है, 20.30% है, 19.41%? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी 20.30% योगदान टोटल तिलहन में राजस्थान का है। ठीक है, कितना योगदान है? तो अगर ये मान के चलते हैं कि 5 हिस्से होते हैं, उसमें से एक हिस्सा राजस्थान उत्पादन करता है। किसका? तिलहन का। ठीक है, तिलहन का योगदान 20.30%। और दलहन में कितना योगदान है? तो देखो, पूरे देश में टोटल दलहन उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? 19.41%। कितना है? 19.41%। यानी ये कह सकते हैं, दलहन मतलब दालें। दालें कौन कौन सी? चना, उड़द, मसूर, है ना, ये जितने भी विभिन्न प्रकार के दालें हैं, उन दालों में यानी हर 5 दानों में से एक दाना राजस्थान में उत्पादित होता है। पूरे देश में अगर 5 दाने दाल के उत्पादन होते हैं ना, उसमें से एक दाना राजस्थान का होता है। और बाजरा उत्पादन में योगदान कितना है? तो देश का टोटल बाजरे का 45.56% बाजरा राजस्थान में उत्पादित होता है। ठीक है, और जो अपनी राई और सरसों है, राई और सरसों का 46.28% राजस्थान में उत्पादित होता है। तो कह सकते हैं एक प्रकार से कि पूरे देश का 45.56% बाजरा राजस्थान में उत्पादित होता है। राजस्थान पहले नंबर पे है। पूरे देश की 46% राई
राजस्थान में होती है, सरसों राजस्थान में पैदा होती है और राजस्थान पहले नंबर पे है। पूरे देश का 20% तिलहन राजस्थान में उत्पादित होता है और ये राजस्थान में पहला नंबर पे राजस्थान इसमें भी। और पूरे देश का 19.41 यानी 19% दलहन राजस्थान में उत्पादित होता है और राजस्थान इसमें भी पहले नंबर पे है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी बाकी कथन तो सही है लेकिन एक कथन सही नहीं है। तो IMF और IBRD दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, बिल्कुल सही है। हम सबको पता है कि IMF और IBRD का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। दूसरा, IMF और विश्व बैंक दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स समझौते के माध्यम से ही IMF और विश्व बैंक का स्थापना हुई थी, तो ये कथन भी सही है। और IBRD है, उसको विश्व बैंक के रूप में भी जाना जाता है। यानी एक देखो, विश्व बैंक एक संस्था है और उसकी विभिन्न बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन IBRD सबसे प्रमुख बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कई बार ना हम इसको जैसे पर्यायवाची के रूप में ले लेते हैं। किसे? जैसे इसको इस तरह से समझो, जैसे टूथपेस्ट होता है और साधारण शब्दों में हम क्या कहते हैं, कोलगेट। कोलगेट तो एक ब्रांड है ना टूथपेस्ट का, लेकिन कोलगेट और टूथपेस्ट को हम इंटररिलेट कर लेते हैं, पर्यायवाची के तौर पे लेने लग जाते हैं। उसी प्रकार से IBRD और विश्व बैंक के बीच में संबंध है। विश्व बैंक एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, IBRD उसकी एक संस्था है। IBRD से और भी संस्था है, लेकिन सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, वो IBRD है। तो IBRD और विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, कथन सही है। और चौथा कथन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का जो वोटिंग शेयर है वो कितना है, वो 10% है। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत का जो वोटिंग हिस्सा है ना IMF में भारत का वोटिंग हिस्सा है 2.64%। कितना है, 2.64% भारत का वोटिंग हिस्सा है। किसमें? 2.64% वोटिंग हिस्सा है भारत का, ना कि 10%। तो हमें गलत कथन छांटना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बॉडी विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है, यानी बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो WTO से संबंधित है लेकिन एक नहीं है। तो विवाद निपटान बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, विनिमय प्रबंधन बॉडी या ट्रिप्स। तो देखो, ट्रिप्स तो है, बाद में ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी है, विवाद निपटान बॉडी भी है, लेकिन विनिमय दर, भाई एक्सचेंज रेट का WTO से कोई लेना देना नहीं है। विनिमय दर की मैनेजमेंट जो बॉडी है, इससे WTO का कोई योगदान, कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि कौन कौन सी संस्थाओं का WTO से संबंध है। तो विवाद निपटान बॉडी है, बिल्कुल है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, बिल्कुल है। और ट्रिप्स है, बिल्कुल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, छोटे शब्दों में कहे तो नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, चौथी, पांचवी, छठी या आठवीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि जैसे रोलिंग प्लान 1970 में खत्म हो गया था, 1980 में खत्म हो गया था, सॉरी। उसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना आई थी 1980 से 1985, है ना। उसी अवधि में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कौन सी तिथि को हुई थी, तो 12 जुलाई 1982। डेट क्या थी वो, 12 जुलाई 1982। और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1980 से 1985। इसका मतलब क्या हो गया, नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है, अपने ही देश की मुद्रा के मूल्य को घटा देना। मुद्रा के मूल्य का घटना क्या होता है, ये देखते हैं। तो देखो, जैसे मान लीजिए एक टीवी सेट है, और टीवी सेट की प्राइस है 10,000, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया, मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन करने का क्या प्रभाव हुआ, अवमूल्यन करने का प्रभाव हुआ, ये टीवी सेट है ना, अब 10,000 की जगह 12,000 में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मुद्रा का जो आ रहा टीवी है, पहले उस टीवी के 10,000 रुपये देने पड़ रहे थे, 12,000 देने पड़ रहे। इसका मतलब क्या हो गया, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। अब ये कह रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा इनमें से। तो इसमें आयातकर्ता देश में मुद्रा की अपस्फीति होती है, तो आयातकर्ता देश की मुद्रा की अपस्फीति नहीं होगी, इसमें निर्यातकर्ता देश में मुद्रा की अपस्फीति होगी। ये कथन सत्य है। किस प्रकार सत्य है, मैं आपको बताता हूं। मुद्रास्फीति और अपस्फीति दो अलग अलग चीजें हैं। मुद्रास्फीति मतलब वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और फिर उससे कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। और अपस्फीति में कीमत क्या हो जाती है, अपस्फीति में कीमत घट जाती है। अब कीमत कैसे घटेगी, जैसे कोई देश है पर्टिकुलर, मान लीजिए वहां से निर्यात होता था, है ना। अब वहां से निर्यात होना कम हो गया। निर्यात होना कम होने से क्या होगा, निर्यात होने से कम होने से वहां से सामान ज्यादा रहेगा और उसको खरीदार कम मिलेंगे। खरीदार मतलब सामान ज़्यादा है, आपूर्ति ज़्यादा है, और जो मात्रा है वो आपूर्ति
ज़्यादा है और जो खरीदार है वो कम है, तो उससे क्या होगी, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइसिंग कम होगी, प्राइसिंग कम होगी तो मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। बिल्कुल सही है। अब इसे निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अधिकृत होती है, अथॉराइज्ड होती है, निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अधिकृत होती है। बिल्कुल सही है, निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अथॉराइज्ड होगी ना। और आयातकर्ता देश में मुद्रा का अवमूल्यन होता है, तो ये तो अवमूल्यन आयातकर्ता देश में तो कर रहा है ना, वो इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य निर्यात को हतोत्साहित करना। मुद्रा अवमूल्यन क्यों किया जाता है, ताकि निर्यात करना आयात करना महंगा हो जाए, और आयात करना महंगा हो जाएगा तो बंदा आयात कम करेगा, है ना। तो इसका कौन करेगा, मुद्रा का अवमूल्यन आयातकर्ता देश ही करेगा ना। यानी जिस देश के आयात ज्यादा है निर्यात कम है, वहां संभावना है कि वो देश मुद्रा का अवमूल्यन करे। जैसे थोड़े दिनों पहले क्या 3-4 साल हो गए, चाइना ने रेनमिनमिंगी जो उनकी करेंसी है उसका अवमूल्यन किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो माल और सेवाओं की कीमत में क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई, यानी मुद्रा ज्यादा होगी मार्केट में, तो माल और सेवाओं की कीमत क्या होगी, परिकल्पित होगी, बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी ना, तो आप तो लिख के ले लो क्या, कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी, बस। यानी मार्केट में अगर पैसा ज्यादा आएगा ना, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। लोगों के जेब में पैसा आ गया तो लोग खर्च करने से रुकेंगे थोड़ी, फिर तो खर्च करेंगे। सामान उतना ही है, तो अब एक वस्तु एक लेने वाले 5, तो अब तो फिर उस पर क्या लगेगी, बोली लगेगी तो रेट बढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी तो माल और सेवाओं की कीमत बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि पार्क विकसित किए। कहाँ पे किए हैं, तो इसका आंसर होगा कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर। कहाँ किए, देखो पहला एग्रो फूड पार्क है वो कहाँ लगाया गया था, तो वो रानपुर कोटा में लगाया गया। कहाँ पे, रणपुर कह दो, कहाँ पे, कोटा में लगाया गया। दूसरा एग्रो फूड पार्क वो बोरनाडा में लगाया गया। बोरनाडा कहाँ है, बोरनाडा जोधपुर में। तीसरा जो कृषि पार्क है, एग्रो फूड पार्क है, वो जो उद्योग विहार नाम की जगह है, कहाँ पे, गंगानगर में, वहां लगाया गया। और चौथा जो एग्रो फूड पार्क है वो मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के अंदर लगाया गया, एमएटी में कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, ये अलवर में है, यहाँ पे लगाया गया। और 5वां जो एग्रो फूड पार्क है वो झालावाड़ में लगाया जाएगा, प्रस्तावित है, और ये निजी क्षेत्र का है। 5वां जो निजी क्षेत्र का एग्रो फूड पार्क कहाँ लगाया जाएगा, ये झालावाड़ में लगाया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। पुछताछ ये घास के मैदान है, कौन से देश में, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी या वेनेजुला। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, या हंगरी में। कहां पे पुछताछ घास के मैदान, हंगरी में है। हीरक वलय एक दृश्य है। हीरक वलय नहीं समझे, हीरक वलय का तात्पर्य होता है डायमंड रिंग। और इसे कब देखा जा सकता है, डायमंड रिंग कब देखते हो, पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ से पूरे सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्व तक पस्त चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, या केवल पुनर्तः पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जब पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। इसका तात्पर्य क्या है, यानी जब सूर्य ग्रहण पीक पे होगा, अपने पीक पे होगा, तो चंद्रमा क्या करेगा, हम पृथ्वी पे होंगे और हमारे और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। यही स्थिति होती है ना जब सूर्य ग्रहण होता है, तो इसमें एकदम बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, उस समय ये हीरक वलय या डायमंड रिंग का दृश्य उत्पन्न होता है। देखना चाहते हो किस प्रकार डायमंड रिंग का दृश्य होता है। वैसे तो कभी भी नंगी आंखों से या फिर साधारण तरीके से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। मतलब इससे हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि इससे मतलब ये अशुभ माना गया है। और दूसरे अगर साइंटिफिकली देखें तो सूर्य की तरफ लगातार देखने से हमारी आंखों को क्षति हो सकती है। तो प्रयास करें कि जो साइंटिफिक वेज है उनके माध्यम से सूर्य ग्रहण को देखें। तो जो हीरक वलय, लेकिन यहाँ सूर्य ग्रहण नहीं है, यहाँ पे चित्र होगा, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हीरक वलय दृश्य देखना चाहते हो तो देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो बनता है इसे कहते हैं डायमंड रिंग, ये हीरक वलय। तो यहाँ देखो हम ये जो विजन दिख रहा है ना हमारे सामने, हम यहाँ पे पृथ्वी से खड़े हुए इस चीज को देख रहे हैं। तो ये पूरा बड़ा सूर्य है और इसको चंद्रमा ने पूरी तरह से ढक लिया है ना। पर यहाँ पे देखो एक रिंग जैसी बन रही है, इसे इस स्थिति को कहते हैं डायमंड रिंग, है ना। और ये कब होता है, ये होता है जब पूर्ण पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं।
आदि रेखांश कहाँ से होकर गुजरता है? यूएसए से, ग्रेट ब्रिटेन से, स्विट्जरलैंड से, फिनलैंड से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो आदि रेखांश है वो कहाँ से गुजरता है? वो ग्रेट ब्रिटेन से गुजरता है। कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन से गुजरता है। अगले प्रश्न चलते हैं, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? बोत्सवाना, स्विट्जरलैंड, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। तो मकर रेखा है ना, वो कहाँ से गुजरती है? वो बोत्सवाना से गुजरती है। और मकर रेखा देखो 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कौन कौन से? एक तो हो गया साउथ अमेरिका, उसके बाद में अफ्रीका और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। इन 3 महाद्वीपों से मकर रेखा गुजरती है। और 3 जलीय निकाय यानी 3 महासागरों से गुजरती है। प्रशांत महासागर, उसके बाद में अटलांटिक महासागर और उसके बाद में हिंद महासागर से गुजरती है। यानी 3 महासागरों से होके ये मकर रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ध्रुवीय भूमध्य सागर यानी कौन सा है जिसे ध्रुवीय भूमध्य सागर कहते हैं? जापान सागर, उत्तरी सागर, आर्कटिक सागर या अंटार्कटिक सागर। तो किसे कहते हैं ध्रुव का भूमध्य सागर? एक तो भूमध्य सागर ये हो गया जो पृथ्वी के बीच में, लेकिन एक ध्रुवीय भूमध्य सागर किसे कहते हैं? तो जो आर्कटिक सागर है ना, जो हमारा चौथा महासागर है या विश्व का सबसे छोटा महासागर भी कहते हैं इसे, आर्कटिक महासागर, या इसको ध्रुवीय भूमध्य सागर भी कहते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो इधर तो देखो अलास्का ले लो आप, इसका यूएसए का अलास्का ले लो, और इधर जो रशिया का जो बेरिंग सागर है ना, वहाँ उस एरिया के बीच के अंदर जो भूमध्य सागर फैला हुआ है, ये ध्रुवीय भूमध्य सागर या कहे आर्कटिक सागर फैला हुआ, सॉरी। और ये हमारे सामने देखो आर्कटिक ओशन आ गया है, आर्कटिक महासागर आ गया है। तो यहाँ पे देखो जो कनाडा है, यहाँ पे कौन सा देश है? कनाडा। और यहाँ पे कौन सा देश है? ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड देखो वैसे तो नॉर्दर्न अमेरिका का पार्ट है। किसका पार्ट है? उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। लेकिन अगर वैसे देखें, राजनीतिक रूप से देखें तो किसका शासन है इस पे? तो राजनीतिक रूप से इस पे डेनमार्क का शासन है। ठीक है, वैसे जनशून्य द्वीप है, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं है। ठीक है, और इधर वाला जो पार्ट है ये रशिया वाला पार्ट है। और इसके बीच में जो ओशन है, ये महासागर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, एस आकार का महासागरीय कटक है, यानी कौन सा महासागरीय कटक है जो एस के आकार में बना हुआ है? प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अटलांटिक कटक, सोकोत्रा कटक या पूर्वी प्रशांत कटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो मध्य अटलांटिक कटक है वो एस आकार का महासागरीय कटक है। कौन सा? जो मध्य अटलांटिक कटक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? अब देखो प्रश्न को एक बार हमें एकदम ध्यान से समझना है फिर एकदम, क्योंकि चीजें धीरे धीरे देखते हैं ना तो दिखने में इतनी टफ है लेकिन है बहुत आसान। तो हमें देखना है ऑस्ट्रेलिया के तो पश्चिम साइड में और अफ्रीका के पूर्व साइड में कौन सा महासागर है? प्रशांत है, हिंद है, अटलांटिक है, दक्षिणी महासागर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो हिंद महासागर है ना वो ऑस्ट्रेलिया के तो पश्चिम में है, अफ्रीका के पूर्व में। एक बार देख लेते हैं इसको। तो हमारे सामने ये देखो हिंद महासागर का मैप आ गया है, यानी पूरे वर्ल्ड का मैप आ गया है, लेकिन इसमें हिंद महासागर भी है। तो ये देखो अपना ये प्यारा भारत, और प्यारा भारत के जस्ट दक्षिण में जो महासागर है वो कौन सा है? और इंडियन ओशन जिसे कहे दक्षिण हिंद महासागर। और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कौन सा हो गया? हिंद। और अफ्रीका के पूर्व में कौन सा हो गया? हिंद। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम पहुंच सकते हैं इस आंसर पे सीधे सीधे कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में जो महासागर उसका नाम है हिंद महासागर, प्यारा हमारा हिंद महासागर। अगले प्रश्न में चलते हैं, सेलेबीज सागर कहाँ पे है? सेलेबीज सागर कहाँ पे? मध्य एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, आर्कटिक महासागर में, उत्तरी सागर में। तो सेलेबीज सागर है ना वो दक्षिण पूर्वी एशिया में। हम कहते हैं ना लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए कहते हैं। तो मतलब जो दक्षिण पूर्वी एशिया उसके लिए हम बात करते हैं। कौन कौन से देश हो गए? जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, इन सारे देश। तो ये जो एरिया है इसे क्या कहते हैं? इसे दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं। और इसी में सेलेबीज सागर, इसी एरिया में सेलेबीज सागर है। तो हमारे सामने जो मैप आ गया है इसमें सेलेबीज सागर आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा। तो कहाँ पे सेलेबीज सागर? तो ये जो दिख रहा है ना एरिया, ये सेलेबीज सागर है। ठीक है ना। और ये कौन सा देश है? ये इंडोनेशिया। ठीक है। ये कौन सा है? ये ब्रुनेई हो गया। ये कौन सा देश हो गया? फिलीपाइंस हो गया। ये पलाऊ देश हो गया। और मतलब इस साइड अपना प्यारा भारत होगा। किस साइड में? इस साइड जो हम जाएंगे ना इसके, तो इधर मतलब ये हमारा प्यारा भारत है मान के चलो। और ये सारे देश इधर है। और इधर मतलब भारत के यूं कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा सागर है? सेलेबीज सागर है। लेकिन महासागर कौन से महासागर का पार्ट है? सेलेबीज सागर। जैसे अरब सागर कौन से महासागर का पार्ट है? तो हम सीधा सीधा कहेंगे हिंद महासागर का पार्ट है। वैसे अगर हमसे पूछे सेलेबीज सागर किस महासागर का पार्ट है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? प्रशांत महासागर का पार्ट है। कौन से महासागर का? सेलेबीज सागर है वो प्रशांत महासागर का पार्ट है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? काले सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में? तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये भैया कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है वोल्गा नदी? कैस्पियन सागर में गिरती है।
चलिए एक बार कैस्पियन सागर को देख लेते हैं। तो हमारे सामने कैस्पियन सागर का मैप आ गया है, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है आपको कैस्पियन सागर? तो ये देखो, ये अपना प्यारा कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर को कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील यही है। विश्व की सबसे बड़ी झील, झील क्या होती है? जिसका कोई भी किनारा महासागर से नहीं टच होता। तो कैस्पियन सागर का इलाका कहीं से टच हो रहा है कि किसी महासागर से नहीं हो रहा ना, तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब देखो इसमें कौन कौन से देश टच हो रहे हैं। तो एक तो देखो कजाकिस्तान हो रहा है, ठीक है, एक तुर्कमेनिस्तान हो रहा है, एक देखो इधर ईरान हो रहा है, इसके बाद में इधर इराक हो रहा है क्या? इराक नहीं हो रहा। इसके बाद में अजरबैजान हो रहा है, अजरबैजान हो रहा है ना, ठीक है। इसके बाद ये रशिया वाला पार्ट तो हो ही रहा है। कौन सा देश हो रहा है? रशिया हो रहा है। तो इस प्रकार कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया ये देश है जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं। और ये वाला जो देश, ये सागर ये दिख रहा हो ना, ये कौन सी झील है? ये अरल सागर। अरल सागर किनके बीच में है? तो मैंने आपको बताया है अरल सागर के लिए ट्रिक उज्जकज याद रखना आपको, और कुछ नहीं याद रखना। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इसे शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? उज्जकज अरल सागर के मध्य, मतलब अरल सागर है ना उज्जकज के मध्य है, या यूं कह सकते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेक बाल्कस झील दिख रही है, बाल्कस झील कहाँ पे? ये जो झील दिख रही है ना आपको, ये बाल्कस झील है, और ये कौन से देश में है? कजाकिस्तान में है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से शीत महासागरीय धारा कौन सी है? यानी कौन सी धारा है जो शीत महासागरीय धारा है? ब्राजील की, क्यूरोसियो की, बेंगुला की, या फिर गल्फ स्ट्रीम की? तो शीत महासागरीय धारा कौन सी इनमें से? तो जो बेंगुला की धारा है वो शीत महासागरीय धारा है, बाकी उष्ण महासागरीय धाराएं होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेंगुला की धारा होगी। तो हमारे सामने जो विश्व की प्रमुख जलधाराएं आ गई है, एक बार मोटी मोटी जलधाराएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आंसर क्या था? बेंगुला। तो बेंगुला की धारा कहाँ बहती है? तो ये देखो अफ्रीका, ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका है। और यहाँ पे जो इसके पूर्वी तट पे, पश्चिमी तट पे जो धारा चलती है उसका नाम है बेंगुला। और अफ्रीका के जो दक्षिणी भाग में अगुलहास की जलधारा आपको पता ही है। अफ्रीका के जो पूर्वी भाग में इधर मेडागास्कर की जलधारा आती है। और इधर देखें तो अफ्रीका का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी, वहाँ पे किनारे जलधारा। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका की जलधारा देख लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के जो ब्राजील वाला पार्ट है उधर ब्राजीलियन धारा होती है। और दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे फॉकलैंड धारा होती है। और दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे पेरू या हम्बोल्ट की धारा चलती है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से क्या है जो सुमेलित नहीं है? कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है, अलास्का की धारा गर्म है, सुसीमा की धारा गर्म है, या फिर क्यूराल की धारा या ओकोटस की धारा गर्म है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि जो कैलिफोर्निया की धारा है ना वो ठंडी जलधारा है, ये बिल्कुल सही है। कैलिफोर्निया कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा, सही है। अलास्का की धारा गर्म है, बिल्कुल है, अलास्का की धारा गर्म जलधारा है। और सुसीमा की धारा कैसी है? सुसीमा की जलधारा भी गर्म जलधारा है। लेकिन जो क्यूराइल या ओकोटस की जलधारा है ये गर्म नहीं है भैया, ये कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। कौन सी? क्यूराइल की जलधारा ठंडी जलधारा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये कैलिफोर्निया की धारा, अलास्का की धारा, सुसीमा की धारा या क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया, अलास्का, सुसीमा और क्यूराइल ये चारों ही जलधारा कौन से महासागर से संबंधित है? तो ये उत्तरी प्रशांत से संबंधित है। किस महासागर से? उत्तरी प्रशांत से। एक बार फिर से देखते हैं, कैलिफोर्निया की धारा कैसी है? ठंडी। अलास्का की जलधारा गर्म, सुसीमा की जलधारा गर्म, और क्यूराइल की जलधारा ठंडी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूर्य की अपेक्षा जो चंद्रमा का ज्वार भाटा है ना वो अधिक बलशाली होता है। कितना गुना बलशाली होता है? सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा तो 2.89 गुना, 3.18 गुना, 1.65 गुना है, 2.17 गुना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी जो चंद्रमा का जो ज्वार भाटा का पावर उत्पन्न करने का पावर है वो सूर्य के मुकाबले 2.17 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? यानी पृथ्वी में दो प्रकार के अस्तित्व है, एक तो जलीय, एक स्थलीय। तो कितना क्षेत्र पृथ्वी का वो स्थल रूप में है? 32, 30, 29 या 25? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी पृथ्वी का 29% हिस्सा वो स्थलीय रूप में है और पृथ्वी का 71% हिस्सा किस रूप में है? जलीय रूप में है। तो यानी ये कह सकते हैं पृथ्वी का 2/3 हिस्सा वो किस रूप में है? वो जलीय रूप में। 2/3 क्या? 2/3 से भी ज्यादा। और पृथ्वी का 1/3 हिस्सा या यूं कह सकते हैं लगभग 1/4 के आसपास ही पहुंच गया, वो स्थलीय क्षेत्र के रूप में है।
अगले प्रश्न चलते हैं, विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, उसमें चौथे नंबर पे कौन सा आता है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया फिर दक्षिण अमेरिका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखो एशिया महाद्वीप है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? एशिया। और नंबर 2 पे कौन सा आता है? अफ्रीका। नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका। और नंबर 4 पे तो पूछा ही था हमसे, कौन सा आता है? दक्षिण अमेरिका। नंबर 5 पे बाद में जो जनशून्य महाद्वीप है अंटार्कटिका, ये नंबर 5 पे आता है। फिर नंबर 6 पे यूरोप आता है और सबसे लास्ट में कौन सा आता है? ये ऑस्ट्रेलिया आता है ना? कौन सा ऑस्ट्रेलिया? ये तो आपको पता ही है। यानी यूं कह सकते हैं स्टीव स्मिथ का ऑस्ट्रेलिया या रिकी पॉन्टिंग का ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और अफ्रीका 2 नंबर पे, उत्तरी अमेरिका 3 पे, दक्षिण अमेरिका 4 पे, अंटार्कटिका 5 पे, यूरोप 6 पे आता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कोमोरोस और मॉरिशस किस महाद्वीप के भाग है? जो कोमोरोस और मॉरिशस है वो एक्चुअली, सबसे बड़ी बात तो ये बताता हूँ कि ये दोनों द्वीप है, लेकिन एक महाद्वीप के भाग माने जाते हैं। किसके? अफ्रीका के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, एशिया के। तो देखो ये किस महाद्वीप में काउंट होते हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप में काउंट होते हैं। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में। तो आप वर्ल्ड मैप में देखते हैं कहाँ पे जो कोमोरोस जो द्वीप है या कोमोरोस देश है कहाँ पे? तो अपने सामने जो हाईलाइटेड एरिया है ना वो कोमोरोस। यहाँ पे देखो ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये कोमोरोस देश है, छोटा सा देश है। ठीक है, कोमोरोस देश। यहाँ पे कोमोरोस हो गया। अब मॉरिशस देश भी देखना चाहोगे तो मॉरिशस भी देख लेते हैं। तो हमारे सामने जो दिख रहा है ना ये हाईलाइटेड एरिया, ये वाला एरिया, ये कौन सा देश है? ये मॉरिशस है। ठीक है, ये कोमोरोस, यहाँ पे मेडागास्कर के थोड़ा सा ऊपर कोमोरोस और मेडागास्कर के थोड़ा सा पूर्वी भाग में जो द्वीप है या देश है ये कौन सा है? ये मॉरिशस। और ये अपना प्यारा भारत हो गया। और प्यारा भारत से अगर स्थिति देखें तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश है? जो कोमोरोस और मॉरिशस देश है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? यानी भारत के संविधान निर्माता है ना वो किस तरह से सोचते थे? अगर कहीं संविधान का कौन सा भाग है जहां से उनके विचार परिलक्षित होते हैं कि पता चलता है कि भारत के संविधान निर्माता किस प्रकार के व्यक्ति थे। उद्देशिका से, मूल अधिकार से, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्य से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। यानी जो उद्देशिका है या यूं कहें जो प्रस्तावना है ना संविधान की, उसके माध्यम से अनुमान लगाते हैं हम कि जो हमारे संविधान निर्माताओं का सोचने का तरीका वो कैसे था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्देशिका। अगले प्रश्न में चलते हैं। न्यायालय के समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार, नियम लोकस स्टेंडे रूल को किस वाद के द्वारा उदाहरण बनाया गया? तो देखो जब क्या कहते हैं नीति निर्देशक तत्व है, सरकार जब भी स्ट्रांग होगी तो क्या करेगी? उन नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार में कन्वर्ट करने का प्रयास करेगी। अब बहुत सारी बातें ऐसी होती है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे देश की साक्षरता दर तो आपको पता ही है, और साक्षरता दर भी किसे कहते हैं? हमारे देश की साक्षरता दर 66.1% है ना। और वो साक्षरता भी कैसी साक्षरता है? वो उसमें इससे लीगल साक्षरता नहीं है, वो सामान्य से अपने नाम लिखने टाइप की साक्षरता है। जो अच्छे से बहुत अच्छे से साक्षर होंगे वो कितने होंगे? 10-15% होंगे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? देश की 85% साक्षर जनता है वो लीगली साक्षर, लीगल साक्षर नहीं है, कानूनी रूप से साक्षर नहीं, कानून जानती नहीं है। तो इससे क्या हुआ? इससे बहुत सारे लोग अपने समस्याओं को न्यायालय तक नहीं पहुंचा पाते। अब इसी को न्यायालय ने एक्सपेंड किया और उन्होंने एक अधिकार, एक रूपरेखा दे दी। कौन सा अधिकार था? सुने जाने का अधिकार। तो कौन से वाद से इसको थोड़ा सा बड़ा रूप दिया गया न्यायालय के द्वारा? एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ या केशवानंद भारती बनाम भारत संघ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। तो ये कह सकते हैं जो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाला वाद है ना, इस वाद के माध्यम से न्यायालय ने जो सुने जाने का अधिकार है इसे थोड़ा सा उदार बनाया, थोड़ा विस्तृत बनाया। ठीक है, तो सुने जाने का अधिकार से संबंधित कौन सा विवाद मान सकते हैं? तो एसपी गुप्ता जी का जो वाद है ना उसे सुने जाने के अधिकार से संबंधित या रिलेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सिविल संहिता का उपबंध मौजूद है? हम बात करते हैं ना सिविल, समान नागरिक संहिता, कौन से भाग में? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, नागरिकता या मूल कर्तव्य। तो हम सबको पता है जो आर्टिकल नंबर 44 है वो किस बारे में बात करता है? वो समान नागरिक संहिता की बात करता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हमने पहले भी डिस्कस करा इसी पेपर में, इसी वीडियो में, कि
जब राज्य स्ट्रांग होगा और राज्य उन कार्य को करने में सक्षम होगा ना, तो नीति निर्देशक तत्वों को अधिकार में परिवर्तित कर देगा, है ना। तो जब भी राज्य सक्षम होगा तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लगा दी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता या सिविल संहिता से बात करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? यानी कौन सा नहीं नीति निर्देशक तत्वों का भाग? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, पर्सनल लॉ का संरक्षण, या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पर्सनल लॉ का संरक्षण। यानी ये मतलब नीति निर्देशक तत्वों में ये कहीं नहीं कहा गया है कि वो व्यक्तिगत कानून है ना पर्सनल लॉ उसका संरक्षण करेगा, जबकि ये तो नीति निर्देशक तत्वों में तो यह कहा गया है कि समान नागरिक संहिता बनाई जाएगी, न कि पर्सनल लॉ को कोई मतलब संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो नीति निर्देशक तत्व पर्सनल लॉ को संरक्षण तो कतई नहीं देते, जबकि वो तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब भी स्थिति अनुकूल होगी तब सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता लगाई जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भाग नहीं है? तो पर्सनल लॉ का संरक्षण भाग इसका नहीं है। तो देख लेते हैं भारत के संविधान में जो प्रमुख नीति निर्देशक तत्व है वो किस प्रकार से उल्लेखित है। तो देखो भाग 36 में तो राज्य की परिभाषा दी गई है, आप सबको पता है। भाग 36 से 51 तक है ना नीति निर्देशक तत्व। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है नीति निर्देशक तत्व? 36 से लेके 51 तक है। आप सब विदित है इस बारे में अच्छे से। 36 में क्या दे रखा है? तो राज्य की परिभाषा, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य क्या होगा वो 36 में दे रखा है। फिर 37 में क्या दे रखा है? इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना अनिवार्य है और वो न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। यानी कहाँ कह रखा है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय है? वो 37 में कह रखा है भाई। कहाँ कह रखा है? याद रखने वाली बात है ना। क्या याद रखना है? याद रखना है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कौन से अनुच्छेद में लिख रखा है? 37 में। अच्छा 38 में क्या लिख रखा है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि के संबंध में प्रावधान 38 में दे रखे हैं। ठीक है, धीरे धीरे एक इन बातों को 5 बार 10 बार रिपीट करेंगे फिर याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा तो एक प्रश्न तो 36 से लेके 51 तक की ये कितनी लाइनें होती है ये सारी रट लेना। एक प्रश्न तो निश्चित है रीट एग्जाम में। उसके बाद आर्टिकल 39 में क्या लिख रखा है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी कुछ तत्व जो राज्य अनुसरण करेगा वो 39 में लिख रखे हैं। 39 कै में क्या लिख रखे हैं? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करी है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात किस में करी गई है? 39 कै में करी गई है। फिर 40 में आप सबको पता है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, 41 में दे रखा है। 42 में क्या दे रखा है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता से संबंध में कौन सा हो गया? तो देखो प्रसूति सहायता को किस प्रकार से रिलेट करोगे? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? 42 है ना। और 42 और अगर आप सरकारी अधिकारी बन जाएंगे तो जो प्रसूति कार्य में कितनी मतलब छुट्टी मिलती है? तो 6 माह की छुट्टी मिलती है। तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। इस प्रकार इसको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रिलेट करना है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी ये 43 में दे रखा है। फिर 43 कै में क्या दे रखा है? उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग देना। कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो उद्योग धंधे होते हैं उनके मैनेजमेंट में उनके एम्प्लॉयों का भी योगदान होना चाहिए। ये 43 कै में कह रखा है। किसमें कह रखा है? 43 कै में। 44 में हमने बहुत बार डिस्कस करा है, आपको पता ही है। 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अब देखो 45 में कह रखा है ना बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो देखो इसको बाद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे मूल अधिकार में परिवर्तित किया गया है ना। और मूल कर्तव्य में भी इसे 11 मूल कर्तव्य भी तो ऐड किया गया था ना, तो इसको परिवर्तित करने के लिए मूल कर्तव्य भी ऐड किया गया। और फिर 46वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के संबंध में आर्टिकल 46 संबंधित है। 47 बाद में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने में राज्य का कर्तव्य होगा, ये 47 में दे रखा है। कृषि और पशुपालन का संगठन 48 में दे रखा है। और पर्यावरण संबंधी 48 कै में दे रखा है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तु का संरक्षण करना 49 में दे रखा है। 50 में क्या दे रखा है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 50 तो कितना इजी है ना, 50 बहुत सरल है, 50 50 है।
तो 50 तो स्पेशल डिजिट है, तो इसको तो अच्छे से याद रखो। तो स्पेशल डिजिट होते हैं, जैसे 40 है ग्राम पंचायत है, अब 40 के बाद तो 50 तो याद रखो सीधा सीधा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने वाला 50 है। और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अब ये अंतिम नीति निर्देशक तत्व, तो इसको ऐसे कर लो कि अंतिम कौन सा होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में दे रखी है। यानी लास्ट में तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करते हैं ना, तो जो नीति निर्देशक तत्व का जो लास्ट पार्ट है अनुच्छेद 51, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के संबंध में प्रावधान करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के, कैबिनेट के, लोकसभा के, मंत्रिपरिषद के। तो देखो उपराष्ट्रपति को ना राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उस जो प्रस्ताव होता है ना उसकी अनुमति लोकसभा से भी लेनी अनिवार्य होती है। योगदान लोकसभा, मतलब लोकसभा में प्रस्ताव को पास करना अनिवार्य होता है। तो लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाती है? राज्यसभा से की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? देखिए न्यायालयों की शक्ति 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की कह सकते हैं। एक तो परामर्शी अधिकारिता होती है, जैसे कई मामलों में राष्ट्रपति साहब है ना उच्चतम न्यायालय की सलाह लेते हैं। एक अपील अधिकारिता होती है, यानी जो नीचे वाले न्यायालय अगर किसी बात को सलटा नहीं पाते ना, तो उससे खिलाफ अपील ऊपर वाले न्यायालय में की जाती है। एक होती है मूल अधिकारिता, यानी सबसे पहले वो विवाद जब उत्पन्न होगा तो उसी न्यायालय में आएगा। और एक होती है रीट अधिकारिता, यानी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इस प्रकार की 4 अधिकारिता होती है। तो इसमें कौन सी अधिकारिता? वो राज्य के अलग अलग राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो गया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय के पास जाएगा। ये किस प्रकार की अधिकारिता है? ये मूल अधिकारिता है, यानी इस मामले को शुरू ही सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, बाकी छोटे कोर्ट में इसको किया ही नहीं जा सकता। तो ये कौन सा किस प्रकार का अधिकार हो गया? तो ये मूल अधिकारिता होगी। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत ये क्या है? कैसे डिसाइड होगा? हम कहते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके जो मूल ढांचा उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अब बात आ जाती है, अब परिवर्तन करें तो कौन डिसाइड करेगा कि मूल ढांचा क्या है? तो न्यायालय कहता है विधायिका से कि आप किसी प्रकार का परिवर्तन कर दो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कहीं वो जो संविधान का मूल ढांचा है या बेसिक स्ट्रक्चर उसको तो कुंठित नहीं कर रहा है, उसको तो बाधा नहीं पहुंचा रहा है। तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय अब खुद से डिसाइड करेगा, खुद से देखेगा। तो न्यायिक व्याख्या के माध्यम से ये डिसाइड होगा, न्यायिक व्याख्या के माध्यम से डिसाइड होगा कि कौन सी बात है वो मूल ढांचे को मतलब अफेक्ट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वृहद आर्थिक रूपरेखा द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। यानी एक वित्त मंत्री साहब बजट प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक अलग ही स्टेटमेंट देते हैं वो साथ में, बजट के साथ में। वो होता है द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इकोनॉमिक सर्वे की तरह ही मान सकते हैं, जैसे एक तरीके से इस प्रकार का स्टेटमेंट होता है। तो वो कब प्रभाव में आया? चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, यानी शुरू से ही कह रहा है कि तब से आ रहा है। ये भी संविधान के आर्टिकल 110(1) के तहत या संविधान के अनुच्छेद 113 के तहत या फिर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट मैनेजमेंट अधिनियम। तो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट अधिनियम 2003 है ना, इसके तहत। कहने का तात्पर्य क्या हो गया? शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? शॉर्ट में कहते हैं FRBM, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, कौन से साल का है? 2003 का। इसमें एक प्रावधान किया गया है कि जब बजट प्रस्तुत करें ना वित्त मंत्री साहब, उसके साथ में एक स्टेटमेंट और देना पड़ेगा। उसका नाम है क्या नाम है? द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे की तरह होता है, इको सर्वे की तरह ही होता है ये। और इसमें जो सरकार के जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं ना, किस प्रकार खर्च किए गए, किस प्रकार खर्च किए जाएंगे, उसका पूरा ब्यौरा डिटेल में होता है ना। तो ये किस अधिनियम के माध्यम से इसे अनिवार्य किया गया? तो ये FRBM एक्ट है 2003, इसके माध्यम से इसको अनिवार्य किया गया है। इस कारण वित्त मंत्री साहब को यह भी प्रस्तुत करना पड़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है या नहीं रहते तो फिर वो पद को रिक्त कर देंगे। सही है क्या कथन? और दूसरा कथन है जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष पद से तुरंत रिक्त कर देंगे। तो ये सही है क्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है। यानी अगर कोई सदस्य है वो विधानसभा का सदस्य ही नहीं रहा, तब वो अध्यक्ष का पद खुद ही खाली कर देगा। सही बात है,
लेकिन मान लीजिए विधानसभा का विघटन हो गया, तो अब अध्यक्ष साहब अपने पद से हटेंगे नहीं जब तक नई विधानसभा गठित नहीं होगी। पहले व्यक्ति जब अध्यक्ष नहीं बन जाते तब तक वो अध्यक्ष पद पे रहेंगे। यानी जैसे मान लिए आज विधानसभा भंग हुई, इसके बाद में अगली विधानसभा होने में 4 महीने लग गए, तो इस पीरियड में अध्यक्ष कौन माने जाएंगे? जो विधानसभा भंग हुई उस समय जो अध्यक्ष थे ना, वो ही इस पीरियड में अध्यक्ष माने जाएंगे। और ये कब तक रहेंगे? जब तक उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाता। ठीक है, इसका मतलब दूसरा कथन हमारा गलत है, पहला कथन हमारा सही है, क्योंकि जैसे ही वो विधानसभा के सदस्य ही नहीं रहे तो फिर वो मतलब विधानसभा के अध्यक्ष भी नहीं रहते। तो पहला कथन तो सही है और दूसरा कथन गलत हो जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संसद में पुनः स्थापित किसी विधेयक या अधिनियम बनने के लिए किन प्रक्रियाओं को अपनाया जाना आवश्यक है? यानी हम सबको पता है विधेयक को कानून के रूप में परिवर्तित कौन बनाती है, कौन परिवर्तित करती है? तो संसद के गुजरता हुआ राष्ट्रपति के साइन के माध्यम से वो कानून बनता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या प्रोसीजर है, क्या है, कौन सी बातें जो फॉलो करनी पड़ेगी? तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा। बिल्कुल सही है, ये संसद के दोनों सदन इसे पारित करेंगे। सही बात है। राष्ट्रपति साहब इस पर साइन करेंगे, अनुमति देंगे। बिल्कुल सही बात है। संसद द्वारा अनुसमर्थन हो जाने पर प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करेगा। जब संसद के दोनों सदन ने अनुमति दे दी ना, तो फिर प्रधानमंत्री को साइन करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री तो जब संसद के सदनों में पारित हो रहा था ना, तो प्रधानमंत्री का योगदान था। और उच्चतम न्यायालय अनुमोदन प्रदान कर घोषित करेगा कि संसद की अधिकारिता के अंतर्गत है। तो उच्चतम न्यायालय का कोई योगदान नहीं है फिलहाल। ठीक है, विधि बनाने में, कानून बनाने में, विधेयक को अधिनियम बनाने में संसद और राष्ट्रपति साहब ही पर्याप्त होते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को उसमें अभी इंटरफेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय तो अगर विधि का कोई मतलब स्पष्ट तौर से नहीं बताया हुआ है, विधि स्पष्ट नहीं है, विधि में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स है समझने में, तो उसका इंटरप्रिटेशन करने का कार्य उच्चतम न्यायालय या न्यायालय करते हैं, है ना। या फिर अगर कोई इस प्रकार का कानून बनाया जाता है जो संविधान सम्मत नहीं है या बेसिक स्ट्रक्चर को वो फॉलो नहीं करता है, तो उसे मतलब शून्य या वॉइड घोषित कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय। लेकिन किसी साधारण कानून में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उच्चतम न्यायालय का नहीं है। तो पहले 3 और 4 हट जाएंगे तो 1 और 2 से हो जाएगा। तो इसका आंसर मतलब किस प्रकार बनेगा अधिनियम? 1 और 2 काफी होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 और संघ और राज्य के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। और दूसरा है भाग 11 में 2 अध्याय है, पहले में वित्तीय संबंध बताए गए और दूसरे में प्रशासनिक संबंध बताए गए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन केवल 1 इसमें राइट आंसर है। यानी केंद्र राज्य से संबंध जो उपबंध है ना, वो देखो हमारे सिलेबस में स्पष्ट तौर पे दे रखा है केंद्र राज्य संबंध, तो हमें इसको ध्यान से देखना है। तो केंद्र राज्य के संबंध में जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 में दे रखे हैं। बिल्कुल सही है। और क्या शीर्षक है? संघ और राज्य के बीच संबंध नाम के शीर्षक के अंतर्गत ये दिए गए हैं। और भाग 11 में 2 अध्याय, पहले में वित्तीय संबंध बताए गए, दूसरे प्रशासनिक कार्यकारी संबंध। ये कथन सही नहीं है, इसका मतलब पहला कथन ही सही है, तो हम पहले को ही सही मानेंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 249 है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्ति से, या फिर राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से। तो जो आर्टिकल 249 है ना, वो किससे संबंधित है? वो राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद कानून बना सकती है उस संबंध में। यानी कोई विषय है, वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन संसद उस पर कानून बनाना चाहे तो वो बना सकती है राज्यसभा के माध्यम से। आर्टिकल 249 में इस संबंध में प्रावधान दिए गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों के संबंध में आर्टिकल 249 संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति की नियुक्ति की थी? केंद्र राज्य संबंध और उसके संबंध में राजमन्नार समिति, इसकी नियुक्ति कौन से सरकार ने करी थी? आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने या तमिलनाडु ने? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। देखो हमारे सिलेबस में केंद्र राज्य संबंध स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा प्रश्न एग्जाम में सही हो। इसके लिए हमें अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। तो राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार से संबंधित है, और राजमन्नार समिति का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 371 जी, 371 में जी लगाया है ना, तो इसका उपबंध किस राज्य से संबंधित है? 371 जी का संबंध कौन से राज्य से है? जम्मू कश्मीर से, झारखंड से, मिजोरम से या नागालैंड से? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
तो जो 371 जी है ना वो कौन से राज्य से संबंधित है, वो मिजोरम से संबंधित है। तो हमारे सामने देखो ये भारत का नक्शा आ गया है, हमारा प्यारा भारत आ गया है, और ये हमारा पूर्वोत्तर है। पूर्वोत्तर में सबसे ऊपर कौन सा हो गया, ये हो गया अरुणाचल, फिर यहाँ पे नागालैंड, ये मणिपुर, और सबसे नीचे नीचे ये कौन सा है, मिजोरम। यानी जो 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया अरुण, नाग, मणि और मिजो, ठीक है। और सबसे नीचे कौन सा है, मिजोरम हो गया। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है और म्यांमार से भी लगती है। अब 371 जी का संबंध किससे है, तो 371 जी का संबंध है मिजोरम राज्य से। किस राज्य से है, मिजोरम राज्य से है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो जी किसके लगाएंगे, तो कोई रम पिया हुआ बंदा है तो उसके तो जी वैसे तो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे 371 में जी लगाया हुआ है, तो इस प्रकार आप कहीं ना कहीं रिलेट करके इसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, यानी त्रिस्तरीय पंचायत की परिकल्पना कौन से भाग में की गई है, भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी भाग 9 है ना उसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, और उसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो पंचायतें होगी वो त्रिस्तरीय होगी, यानी ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और बाद में जिले लेवल पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हमारे रीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटनाओं का विवरण कहलाता है, क्या कहलाता है, व्यक्ति अध्ययन, साक्षात्कार, घटनाव्रत या अवलोकन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घटनाव्रत। क्या होगा, विद्यार्थियों के जीवन की सार्थक घटनाओं का विवरण घटनाव्रत कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। छात्रों ने अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाएगा प्रश्नावली का। छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रश्नावली बना देंगे, और प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्नावली उनको दे देंगे, फिर मतलब जो छात्र होंगे वो हमें इंफॉर्मेशन लिख के दे देंगे, तो उनसे अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सी विधि उपयोगी होगी, प्रश्नावली विधि उपयोगी होगी। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो किस प्रकार का कार्य है, अनुदेशात्मक है, नकारात्मक है, अनिवार्य है या सैद्धांतिक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो उपचारात्मक शिक्षण है वो एक प्रकार का अनुदेशात्मक कार्यक्रम है। किस प्रकार का, अनुदेशात्मक कार्य है उपचारात्मक शिक्षण। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षक प्रणाली कितने प्रकार की है। प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण प्रणाली की बात करी जा रही है, कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो प्रक्षेपण के आधार पर जो शिक्षण प्रणाली है ना वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ नहीं मिल पाते तब वो किसका उपयोग करते हैं, रेखाचित्र का, मानचित्र का, बोर्ड का या मॉडल का। तो जब वास्तविक पदार्थ नहीं मिलेंगे ना, जैसे विद्यार्थियों को किसी बात को समझाना है और वास्तविक पदार्थ उसके पास नहीं है, तो उस परिस्थिति में वो मॉडल पदार्थों का उपयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा, मॉडल पदार्थों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के पहले काल में बुद्धि मापने का प्रयास किसके द्वारा किया गया। मूल्यांकन के पहले काल में बुद्धि मापने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, बाइनिंग, जॉन डेवी, हर्बर्ट वार्ड या राइस और बीने साहब के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो राइस और बीने साहब है इन्होंने क्या किया, इन्होंने मूल्यांकन के जो पहले दौर है ना उसमें बुद्धि मापने का प्रयास किया था। यानी मूल्यांकन शुरुआत का जो मूल्यांकन का जो ग्राफ है या मूल्यांकन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा था, मूल्यांकन वाली जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें शुरुआत में राइस और बिने साहब ने बुद्धि मापने का प्रयास किया था शुरुआत के दिनों में। अगले प्रश्न चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न न्यूनतम कितने प्रकार से बताए गए हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कितने प्रकार बताए गए हैं, 4, 5, 2 या 3। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के मुख्यतः 4 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के बताए गए हैं, 4 प्रकार के। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे विकल्प जो संपूर्ण प्रश्न पत्र के लिए होते हैं क्या कहलाते हैं, खंड विकल्प, समग्र विकल्प, प्रश्न विकल्प या कोई नहीं। तो ये कहलाएंगे समग्र विकल्प। दोबारा देखते हैं, जो समग्र विकल्प होते हैं वो संपूर्ण प्रश्न पत्र के लिए होते हैं, है ना। समग्र विकल्प संपूर्ण प्रश्न पत्र के लिए होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। छात्र संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने की अप्रमाणीकृत विधि नहीं है, यानी कौन सी है जो अप्रमाणीकृत विधि नहीं है, बाकी तो अप्रमाणीकृत ही है। संचय विलेख, समाज विधि, व्यक्तिव्रत अध्ययन या व्यक्तित्व परीक्षण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो व्यक्तित्व परीक्षण है वो अप्रमाणीकृत विधि नहीं है। यानी संचय, समाजमिति और व्यक्तिव्रत अध्ययन है। व्यक्तिव्रत अध्ययन ये अप्रमाणीकृत विधि है छात्र सूचनाएं प्राप्त करने के संदर्भ में। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है,
किसके अनुसार समाजमिति किसी एक समूह में एक समूह के सब सदस्य के पारस्परिक संबंधों की समूची संरचना को सरल और लेखा शास्त्रीय ढंग से पेश करने का साधन है। बाइनिंग साहब कह रहे हैं, जॉन डीवी कह रहे हैं, हर्बर्ट वार्ड या जे वेन राइट स्टोन कह रहे हैं। तो इसका आंसर होगा जे वेन राइट स्टोन साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं साहब? एक साहब कह रहे हैं समाजमिति किसी एक समूह में एक समूह के सब सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की समूची संरचना को सरल और लेखा शास्त्रीय ढंग से पेश करने का साधन माना है समाजमिति को। यानी समाजमिति में लेखा शास्त्रीय साधन माना है ना, तो इस प्रकार ये दो कीवर्ड मान के इसको रिलेट कर लो जे वेन राइट स्टोन के साथ में। ठीक है, बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, तो फिर चैनल को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देख लो आप, जिसने भी अपना ज्ञान बांटा है, अपने ज्ञान को विस्तारित किया है, तो वो आज एक नई बुलंदी पे पहुंचा है। ठीक है, तो जितना भी आपने सीखा आप किसी और के साथ शेयर करो, उनसे कहो कि वो किसी और के साथ शेयर करें। इस प्रकार एक दिन सब ज्ञानवान बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहो।